दोस्तों 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो चर्बी वाले कारतूस की घटना। मतलब क्या है, जैसे ही सैनिकों को पता चला कि अंग्रेज एक एनफील्ड राइफल देते थे, इस राइफल के कारतूस में क्या होता है दोस्तों, गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग होता है। तो अब हिंदू लोग गाय का चर्बी को कैसे अपने मुंह से ऐसे खींच करके निकालना रहता था, दांत में ऐसे एक बम टाइप का रहता था, तो ऐसे दांत से खींच करके निकालते थे, उसके बाद फिर फेंकते थे तो वो फटता था। तो अब भारतीय सैनिकों को क्या हुआ, अब उनकी जो आस्था है ना हिंदू धर्म, या कुछ लोग मुस्लिम लोग थे, तो उनके धर्म को ये चोट लगा कि अब हम लोग गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से खींचेंगे। ये उनको अच्छा नहीं लगा दोस्तों। और इसके कारण क्या है दोस्तों, मंगल पांडे ने बगावत किया था, वो हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। मेन देखते हैं अब इसका, यही मेन एक ही छोटी सी घटना क्या है दोस्तों, इतना बड़ा क्रांति नहीं ले लेगी कि सिर्फ और सिर्फ चर्बी वाले कारतूस थे यूज करने से इतनी बड़ी 1857 की क्रांति हो जाएगी, कतई नहीं। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, इसके बहुत सारे अंग्रेजों के ऐसे काम थे जिसके कारण से ये 1857 की क्रांति हुई। सिर्फ और सिर्फ ये चर्बी वाले कारतूस इस घटना के कारण जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता 1857 की क्रांति का। इसका पूरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। सिर्फ ये चर्बी वाले कारतूस की घटना ही नहीं है 1857 की क्रांति का मेन मुद्दा। ये सिर्फ उस समय ये हुआ था, इस कारण से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ। लेकिन जो भारतीय थे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना बहुत पहले से जाग गई थी। वो क्यों जागी थी दोस्तों, देखते हैं हम उसको पूरा डिटेल में। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था उसका मेन कारण कह सकते हो भारतीय जनता का आर्थिक शोषण। मेन कारण क्या था दोस्तों, भारतीय जनता का आर्थिक शोषण। अंग्रेज क्या करते थे, हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता है ना उसका एकदम आर्थिक शोषण कर रहे थे। जहाँ से देखो वहाँ से लगान लेंगे, हर चीज़ में टैक्स वसूलेंगे, गरीबों को तो एकदम खून चूस ले रहे थे। इस हद तक क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा लगान वसूल लेते थे दोस्तों। तो मेन जो उन्होंने भारतीय जनता का जो आर्थिक शोषण किया है दोस्तों अंग्रेजों ने, वही 1857 की क्रांति का मेन कारण बना था। और तात्कालिक कारण क्या था, तो यही चर्बी वाले कारतूस की घटना। आर्थिक कारण क्या क्या था दोस्तों, देख लेते हैं। आर्थिक शोषण की नीति प्रमुख कारण थी। जैसे क्या था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, नई भूमि राजस्व व्यवस्था ला दिया था, करों की वृद्धि कर दिया था, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग का पतन हो गया था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने यहाँ विदेश में बने हुए सामान को यहाँ ला करके बेचते थे। और वो क्या था दोस्तों, मशीनों से बना हुआ था। तो हाथ से बना हो गया और मशीन से बना हुआ चीज़ क्या होता था, ज़्यादा साफ दिखता था और ज़्यादा अच्छा दिखता था। और साथ इसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग बंद हो गए। इसका ये नुकसान पड़ा था दोस्तों। साथ ही साथ क्या है, मशीन से जो चीज़ बना रहा था थोड़ा सस्ता भी पड़ता था, हाथ से बनाए तो थोड़ा महंगा बेचते थे क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगता था। तो अंग्रेजों के कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ का हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग भी बंद हो गया था। बागान और नील मजदूरों से जबरन श्रम, मतलब क्या है दोस्तों, उन लोग अंग्रेज लोग, जैसे भारतीय किसान है तो वो चाहते थे कि हम लोग गेहूँ चावल उगाएं, तो अंग्रेजों का कहना था नहीं, तुम लोग बागानी फसल बचाओ, लगाओ, नील की खेती करो। तो जिससे क्या है दोस्तों, नकदी फसल उत्पन्न करवा रहे थे। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को फायदा हो सकता था। भारतीय क्या, अब वो बागानी फसल को क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मौसम में खाएंगे क्या। तो इसलिए क्या थे, हमारे यहाँ के किसान जो थे वो असंतुष्ट थे। कृषकों के इच्छा के विरुद्ध क्या करवा रहे थे, उत्पादन करवा रहे थे उन लोग। अकाल की स्थिति में भी किसानों से लगान वसूलते थे। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, अकाल पड़ जाएगा या फसल उतना अच्छा से नहीं हो पाता था, सूखा पड़ जाता था, तो भी अंग्रेज लोग नहीं, अगर तुमको जितना लगान बोल दिया गया है उतना देना है, मतलब देना है, नहीं दोगे तो फिर उन पर बहुत जातियाँ करते थे दोस्तों अंग्रेज लोग। जिससे क्या, अंग्रेज अब किसी के ऊपर हमेशा जाति करते रहोगे तो क्या वो सहेगा, एक ना एक दिन तो भड़केगा ना। तो ये था आर्थिक कारण। देखते हैं दोस्तों अब राजनीतिक कारण क्या था। दोस्तों जो एम हड्स थे, जिनका शासनकाल 1822 से 28 ने मुगल बादशाह को क्या बोल दिया था कि आज से तुम बादशाह नहीं हो। क्या हो तुम, बादशाह नहीं हो। अब कहीं के राजा को बोल दोगे कि किसी के राजा को, जो राजपाट का जो एरिया है उसको बोल दिया कि नहीं, आज के बाद तुम्हारे राजा को हम राजा नहीं मानेंगे, तो जो जनता है वो राजा को भगवान मानती थी उस समय पर। और सीधा तुमने कह दिया कि आज से तुम्हारा राजा नहीं रहा, तो जनता में क्या था, आक्रोश पैदा हो गया था इस सब के कारण। साथ ही साथ दोस्तों जो डलहौजी था, जिसका शासनकाल था 1848 से 56 तक, उसने क्या कर दिया था, बादशाह को लाल किला खाली करने के कर दिया था। क्या बोला, जो मुगल बादशाह थे उनको कह दिया कि तुम लाल किला खाली कर दो। लेकिन क्या किया था, हमारे जो बादशाह थे उन्होंने लाल किला खाली नहीं किया था। अगला है दोस्तों वेलेजली, जिसका शासनकाल था 1798 से 1805 तक। मतलब क्या है, ये शासनकाल नहीं बोल सकते हैं, इस समय तक ये इसके अंडर में अंग्रेज का ये आदमी था, समझ जाओ वायसराय था, ठीक है। तो इसकी सहायक संधि हुई
ये वायसराय नहीं है दोस्तों, गवर्नर जनरल है ना। ये वेलेजली क्या है, गवर्नर जनरल है। डलहौजी भी गवर्नर जनरल ही था। तो वेलेजली ने क्या कर देता था, हर राजाओं के साथ सहायक संधि थोप देता था। मतलब क्या है, सहायक संधि क्या होता था कि हम तुम्हारे को सैनिक सपोर्ट देंगे, या अंग्रेज क्या हम आपको सपोर्ट करेंगे बोलते थे, सैनिक मदद देंगे, लेकिन इसके बदले क्या करना पड़ेगा, एक अंग्रेज को आपको अपने राज में रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे क्या होता था, पूरा राजा का कोई मतलब ही नहीं रहता था, वो जो अंग्रेज था वही राजपाट पूरा देखने लग जाता था। तो जिससे क्या था, राजा इससे असंतुष्ट थे। अब राजा ही है, ठीक है, और राजा को कुछ काम ही नहीं दिए हो, नाम मात्र का राजा है, तो कोई मतलब का नहीं है। तो ये वेलेजली क्या करता था, सब पर सहायक संधि थोप रहा था, जिससे भी भारतीय जनता में क्या था, आक्रोश पैदा हो गया था भारतीय राजाओं में। डलहौजी ने क्या किया था दोस्तों, इसने गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया था। मतलब क्या है, जिस राजा का अगर पुत्र नहीं होता था तो उन लोग क्या करते थे, किसी को गोद ले लेते थे और बाद में उसको राजा बना दिया जाता था। लेकिन डलहौजी ने कहा कि नहीं, अब दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो राजा का बेटा होगा वही राजा बन सकता है, कोई गोद लुहा आदमी बेटा नहीं बनेगा। तो जो राजा लोग क्या था, अपना राजपाट खो गए थे, उन्होंने क्या किया था, अब जो भी मान लो अगर कोई दत्तक पुत्र है तो चाहेगा ना कि हाँ मेरे पिता का राज मुझे मिल जाए, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए एक कारण ये भी था। साथ ही साथ अवध का राज्य, दोस्तों अवध जो था अंग्रेजों का बहुत ही हितैषी राज्य हुआ करता था उस समय, और 1765 की इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद से ही सदैव अंग्रेजों का मित्र राज रहा था। मतलब क्या है, हमेशा अंग्रेजों का भलाई करता था अवध का जो राजा था। लेकिन क्या हुआ, जब डलहौजी क्या कर रहा था, पूरे भारत के राज्य को अपने अंदर मिला रहा था, तो उसने क्या कह दिया कि कुशासन का गलत आरोप ना, अब यह इसका तो वास्तविक राजा भी था, जो वास्तविक राजा थे वाजिद अली शाह जो थे उस समय के वास्तविक राजा भी थे। तो अब अवध को कैसे अंग्रेजों के कब्जे में लिया जाए, तो इन्होंने कह दिया कि तुम अच्छे से शासन नहीं कर रहे हो। तो कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर दिया, अवध को अंग्रेजों ने अपने कंपनी के अंदर ले लिया था। 1856 में क्या हुआ, अवध का विलय कर लिया गया। तो यह निर्णय अवध की जनता को नागवार गुजरी। अब अवध के जो जनता थी वो वाजिद अली शाह को अपना भगवान की तरह मानती थी दोस्तों, राजा है मतलब भगवान की तरह है। अब उनको क्या कर दिया कि तुम कुशासन कर रहे हो, इनको हटा दिया यहाँ से। तो जनता क्या हो गई, दुखी हो गई थी। देसी राज्यों की जनता अपनी राजाओं को अपनी दोस्तों राजा को अपनी प्रजा क्या मानती थी, धर्म और संस्कृति का रक्षक मानती थी। साथ ही साथ दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, डलहौजी ने क्या किया था, दत्तक पुत्र का जो उस समय क्या कर दिया था, दत्तक पुत्र को लेना खत्म कर दिया था ना, मतलब दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या था, जो दत्तक पुत्र को राजा तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको पेंशन दिया जाता था। लेकिन बाद में डलहौजी ने क्या कर दिया, उनका पेंशन भी समाप्त कर दिया था। तो अब जो जीने के लिए पैसा दे रहे थे वो भी बंद कर दिए, तो उनको और भी गुस्सा आया। अंतिम पेशा जो बाजीराव द्वितीय थे, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनका क्या कर दिया था, डलहौजी ने पेंशन बंद करवा दिया था दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग सामाजिक धार्मिक स्थिति को। 1813 में क्या हुआ दोस्तों, ईसाई मिशनरी का भारत आगमन हुआ। मतलब क्या थे, ईसाई मिशनरी लोग ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। साथ ही साथ जो क्लब था, होटल में था, यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया था, भारतीयों का प्रवेश वर्जित कर दिया था। और होटलों के सामने दीवार पर लिख दिया जाता था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते का प्रवेश वर्जित है। अब देखिए भारतीयों की तुलना कुत्तों से किया जा रहा है, कितनी तुच्छ बातें हैं ये। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि 1828 से 1835 तक रहे, और लॉर्ड डलहौजी, इन दोनों के समय क्या हुआ था दोस्तों, हिंदी समाज में जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा था और बहुत सारी चीज़ें थी, उनको क्या कर दिया था, बंद करवा दिया। तो अब लोगों को क्या है, आप धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो, क्या करिए, कन्यावध पर निषेध करवा दिया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवा दिया। तो उस समय ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ चल रही थी, उनको अंग्रेजों ने बंद करने की कोशिश किया। तो अब किसी का भी कुरीति रहे चाहे सुरीति रहे, अगर आप उनके धर्म में जाकर हस्तक्षेप करोगे तो उनको बुरा लगेगा ही लगेगा। तो उनको क्या हुआ, बुरा लगता था कि अंग्रेज हमारे लिए सब कर रहे थे। तो ये सब हिंदू बोले, भारतीय बोल दे, भारतीयों के मन में क्या था, एकदम ये भरते जा रहा था कि अंग्रेज हमारे साथ ये बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इनके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। तो इनको एक चिंगारी चाहिए थी। तो वही चिंगारी थी दोस्तों सैनिक, वही जो सैनिक कारण हुआ था ना, वही इस 1857 की चिंगारी का काम किया था। बाकी ये सब पूरे के पूरे अंग्रेज के खिलाफ थे इन सभी कारणों से। दोस्तों याद रखिएगा, ये 1857 का जो सैनिक विद्रोह था वो पहला सैनिक विद्रोह नहीं था, इसके पहले भी सैनिक विद्रोह हो चुका था। पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था, 1764 में ही हो गया था।
और सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ है दोस्तों? तो 1806 में हुआ था, वेल्लोर में हुआ था। 1806 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? सेना का प्राथमिक धार्मिक विद्रोह 1806 में हो गया था दोस्तों सेना में दूसरा धार्मिक विद्रोह कब हुआ है? तो 1824 में हुआ है। ये वर्मा जाने के मुद्दे पर हुआ था। इस समय 47वीं रेजिमेंट द्वारा किया गया था। तो ये दूसरा धार्मिक विद्रोह कब हुआ है? 1824 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया? 47वीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया था दोस्तों। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। मतलब क्या है, अब जो है अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को रखा जाएगा। 1856 में ये लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या है दोस्तों, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। अब सेम काम करेंगे लेकिन क्या है, उनको अंग्रेजों से कम पैसा मिलता था और गोरे अधिकारियों द्वारा अपमानित भी किए जाते थे। ये देखो ये भारतीय है, ऐसे करके इनको तुच्छ बोला जाता था कि ये बहुत नीच हैं। ऐसे टाइप के भारतीयों के साथ बिहेव किया जाता था। हर भारतीय सैनिक वास्तव में वर्दीधारी किसान ही था। जैसे जो हालत किसान की थी वही हालत दोस्तों भारतीय सैनिकों की भी थी। ब्रिटिश सेना में बंगाल कमान सबसे बड़ी थी। मतलब क्या है, जो बंगाल साइड के जो थे सैनिक वो ज़्यादा भाग लेते थे और बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक अवध यानी यूपी से आते थे। मतलब क्या है, जो बंगाल कमान सबसे बड़ी सेना का कमान था और उसमें ज़्यादातर सैनिक कहाँ से दोस्तों? अवध से, या अवध ना कह दे यूपी से थे। अब दोस्तों ये कहाँ से हैं? ये सारे सैनिक अवध से हैं। लेकिन क्या कर दिया था, डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर दिया था, अवध को अपने में मिला लिया था। तो अब वहाँ के भी जो सैनिक थे उनके मन में क्या थी दोस्तों, ये भावना भड़क रही थी कि हमारे राज्य को इन्होंने अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया है। साथ ही क्या था दोस्तों, बंगाल कमान के अधिकतर सैनिक ऊंची जाति के थे जो प्रायः अंग्रेजी अनुशासन के स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब जो ऊंची जाति के लोग थे दोस्तों, वहाँ पर उन लोग शिक्षित थे और जो शिक्षित हैं उन लोग समझ पाते थे कि हाँ क्या अच्छा हो रहा है हमारे साथ, क्या बुरा हो रहा है। तो उन लोग समझ जाते थे कि हमारे साथ अंग्रेज क्या कर रहे हैं दोस्तों, बुरा कर रहे हैं। मंगल पांडे ने, जिसने चर्बी लगी कारतूस के मुद्दे पर बगावत की शुरुआत की, बंगाल कमान के बैरकपुर छावनी से ही थे। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल पांडे किस छावनी से थे? तो बैरकपुर छावनी से थे। अब थोड़ा हम लोग मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मंगल पांडे का बर्थडे कब है? तो 19 जुलाई 1987 को। 19 जुलाई 1927 को। कब है दोस्तों? 19 जुलाई 1927 को। और कहाँ पर पैदा हुए थे? तो यूपी के बलिया जिले में नगवा गांव में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ है दोस्तों? यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव में इनका जन्म हुआ है। इनकी माँ कौन थी? अभया रानी थी। पापा कौन थे? दिवाकर पांडे जी थे। सन 1849 में दोस्तों 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। तो मंगल पांडे मात्र 22 साल की उम्र में ही दोस्तों अंग्रेजी सेना में शामिल हो चुके थे। दोस्तों ये बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के सिपाही थे। तो किस के सिपाही थे? तो बैरकपुर छावनी में तो थे लेकिन उसकी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही थे दोस्तों ये। 29 मार्च 1857 को क्या किया था दोस्तों, सुबह की परेड के समय इन्होंने बैरकपुर छावनी के मेजर हुसैन को गोली मार दी थी। हुसैन जो थे उसको क्या कर दिया था, इन्होंने गोली मार दिया था। ये गए थे उनसे पहले, बोले कि सर यहाँ पर कारतूस हैं, इसमें क्या है, हम लोग को गाय और सूअर की चर्बी को अपने मुंह से छीलना पड़ता था। तो हुसैन नहीं माना कि करो मतलब करो। तो इनको आया गुस्सा। सुबह की परेड में जब ये आया तो ठोक दिया गोली से। दोस्तों अब मंगल पांडे ने क्या कर दिया है, हुसैन को गोली मार दिया है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई। अब मंगल पांडे को कोई भी फांसी देना नहीं चाहता था क्योंकि मंगल पांडे थे ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को कोई भी कैसे फांसी पे लटकाए, ब्राह्मण को उस समय फांसी देना मतलब पाप माना जाता था। साथ ही साथ वो एक भारतीय सैनिक भी थे, तो कोई भारतीय भी नहीं चाहता था कि हम क्यों अपने भारतीय भाई को क्या करें, फांसी पे लटका दे। तो कोई भी जल्लाद तैयार नहीं हो रहा था। तो उसके लिए कलकत्ता से जल्लाद बुलाया गया था मंगल पांडे को फांसी देने के लिए। बात करें दोस्तों अब विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कब से हुई, तो 10 मई 1857 को। देखिए 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में इनको फांसी दे दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कलकत्ता से जल्लाद बुला करके मंगल पांडे को फांसी दिया गया था ना। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वास्तविक शुरुआत कब से हुआ ये देखते हैं। दोस्तों जो विद्रोह की वास्तविक शुरुआत है वो 10 मई 1857 से हुआ है। और ये कब हुआ दोस्तों, जब मेरठ के सैनिक द्वारा अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई गई और दिल्ली की ओर बढ़ चले। मतलब क्या कर दिया था, इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को गोली से मार दिया था। उसके बाद वो दिल्ली की ओर बढ़े
और 11 मई को दिल्ली पहुँचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके वहाँ जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको मुगल बादशाह को सम्राट बादशाह से पद से हटा दिया था ना, तो इन लोगों ने जो सैनिक लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और जो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, उनको क्या कर दिया दोस्तों, इन लोगों ने सम्राट घोषित कर दिया है। क्यों सम्राट की घोषित किया दोस्तों कि अब हमको एक नेता चाहिए ना कि हम इस नेता के अंडर में काम करेंगे, तो वही बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया था। क्रांति का क्षेत्र क्या था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश था, बिहार था और मध्य प्रांत था। देखिए दोस्तों, ये क्रांति कहाँ नहीं हुआ था, तो बंगाल, पंजाब, उड़ीसा और जो अपना दक्षिण भारत है दोस्तों, वो क्या था, पूरा का पूरा छूट गया था। यहाँ पर कोई भी 1857 की क्रांति का कोई इफेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत जो है क्या है, वहाँ पर कुछ भी क्रांतिकारी घटना नहीं हुई है सन 1857 की। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई थी। तो लखनऊ में हुई थी दोस्तों। लखनऊ में 4 जून को क्या हुआ था, बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था और अपने जो अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को क्या कर दिया है, अवध का नवाब घोषित कर दिया था। क्या है, अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को नवाब घोषित करने से मना कर दिया था ना, लेकिन बेगम हजरत महल ने क्या कर दिया है, 4 जून को अपने वयस्क पुत्र जो थे, अल्पवयस्क पुत्र है ना, अल्पवयस्क पुत्र विरजिस को क्या कर दिया है, विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था दोस्तों। तो अंग्रेज अधिकारी जो कैम्पबेल ने लखनऊ पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया था और बेगम हजरत महल कहाँ चली गई, नेपाल चली गई थी दोस्तों। तो मतलब क्या है, लखनऊ का जो विद्रोह है उसको किसने दबाया है, तो कैम्पबेल ने। किसने दबाया है दोस्तों, कैम्पबेल ने दबाया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद लखनऊ के पास ही है कानपुर। कानपुर को दोस्तों यहाँ पर क्या है, अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र कौन थे दोस्तों, नाना साहब। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, घोटू पंत। कई बार पूछा है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो घोटू पंत। इन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया था और क्या किया, अब नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। क्या है, अंग्रेजों ने कह दिया था ना दत्तक पुत्र नॉट अलाउड, तो नाना साहब तो दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने को पेशवा घोषित कर दिया था। और 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। क्या है, अब कानपुर पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहा था। कानपुर में बड़ी संख्या में अंग्रेज जो स्त्रियों और बच्चों की हत्या कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों से चिढ़ चुके थे भारतीय, तो उन्होंने क्या किया, किसी को भी मार देंगे, चाहे अंग्रेज बच्चे रहें, चाहे अंग्रेज की स्त्रियां रहें। उनको मेन दुश्मनी था अंग्रेज के व्यक्तियों से, लेकिन उन्होंने कत्ले आम मचा दिया था। अंग्रेजों की महिलाओं का, बच्चों का बहुत कत्ल किया था दोस्तों। यहाँ पर कानपुर में सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजों के बच्चों और बीबियों को मारा गया है जान से, तो वो कौन सा जगह है, कानपुर ही है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर दोस्तों कैम्पबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार किया था, मतलब कानपुर विद्रोह को भी किसने दबाया दोस्तों, कैम्पबेल ने ही दबाया था। और नाना साहब पराजित होकर के नेपाल चले गए थे। पराजित हुए उसके बाद कहाँ चले गए, नेपाल चले गए थे। कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने के लिए मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी। मतलब नाना साहब तो अब पेशवा हैं, तो इनके साथ में एक सिपाही टाइप से हैं, या उनके सेनापति बोल सकते हो, उसी टाइप से बोल सकते हैं। तात्या टोपे थे, वो लड़ते थे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंगा। तात्या टोपे को और क्या कहते हैं, रामचंद्र पांडुरंगा। बात करें दोस्तों झांसी का, तो झांसी में जो गंगाधर राव की जो विधवा पत्नी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी पर अंग्रेजों ने नहीं बैठाया था, तो क्या कर दिया था, उसे झांसी की रानी नाराज हो गई। क्या हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी। और सर ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया था। सर ह्यूरोज ने क्या कर लिया, घेर लिया, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बगावत कर दिया था कि मैं अपने पुत्र को क्या करूँगी, राजा बनाऊंगी। तो ह्यूरोज ने क्या कर दिया, झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। तो फिर झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है दोस्तों, उनको भागना पड़ा था। वो झांसी से पहले कल्पी गई, कल्पी के बाद फिर वो ग्वालियर गई थी दोस्तों। और जो हीरोज था उनका पीछा करते करते ग्वालियर तक पहुंचा, और लास्ट में वो ग्वालियर में हीरोज से लड़ते लड़ते क्या हो गई थी, मर गई थी। बात करें दोस्तों ग्वालियर में तात्या टोपे जो थे वो लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे। तात्या टोपे क्या था, लक्ष्मीबाई का यहाँ भी साथ दिया था उन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों, जो भारतीय क्रांतिकारी, ये हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द है। ये लक्ष्मीबाई को क्या कहा है, हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत क्या है, एकमात्र मर्द है। ये कथन किसके हैं, हीरोज के हैं। और ये किसके लिए कहे गए हैं, तो लक्ष्मीबाई के लिए कहे गए हैं, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों हम लोग दिल्ली का,
तो दिल्ली में क्या हुआ था दोस्तों, 12 मई को बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया था। के बाद क्या हुआ, बख्त खां दिल्ली विद्रोह के मुख्य नेता हुए। देखिए ये जो बहादुर शाह जफर थे दोस्तों, ये क्या था, ये बुजुर्ग हो चुका था, मतलब बूढ़ा हो चुका था, तो अब ये लड़ नहीं सकता था। तो बख्त खां को क्या कर दिया गया था, मेन नेता थे ये, और इनके अंडर में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा क्रियाएं चल रही थी। दिल्ली विद्रोह को दबाने के क्रम में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन आए। सबसे पहले कौन आया था दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए, जॉन निकलसन आया था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया था, जान से मार दिए थे। तो जॉन निकलसन के मरने के बाद फिर हडसन आए। हडसन ने क्या कर दिया था दोस्तों, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में, अब ये हडसन आ रहा था उनको पकड़ने के लिए, तो क्या कर दिए थे, जो बहादुर शाह जफर थे वो हुमायूं के मकबरे में छुप गए थे दोस्तों। तो उनको क्या कर लिया था, हडसन ने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको रंगून भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था, तो रंगून भेजा गया था, और उनकी मृत्यु क्या हो गई, रंगून में ही हो गई थी 1862 में। 1862 में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि दिल्ली का जो 1857 की क्रांति था उसको मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। तो मिर्ज़ा गालिब ने, एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति को किसने देखा है, तो किसने देखा है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ने देखा है, याद रखिएगा। बात करें अब हम लोग जगदीशपुर, जो कि बिहार में है, तो यहाँ के नेता थे दोस्तों कुंवर सिंह। कौन है यहाँ के नेता, कुंवर सिंह हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर विद्रोह किया था, और 1857 के विद्रोह में यही एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया था। सबसे ज़्यादा बार अंग्रेजों को किसने हराया है, तो कुंवर सिंह ने ही हराया था दोस्तों। इनके बाह में क्या हुआ था, एक बार गोली लग गया था, तो इन्होंने क्या किया, अपने बाह को ही काट करके गंगा नदी में फेंक दिया था। और 9 मई 1958 को क्या हो गया था दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनकी मृत्यु कब हुई है, 9 मई 1858 को। कब मरे हैं दोस्तों ये, 9 मई 1858 को। और यहाँ के विद्रोह किसने दबाया था दोस्तों, वी टेलर ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। बात करें इलाहाबाद के नेता थे लियाकत अली, और वहाँ पर किसने दबाया था उसको, जनरल नील ने दबाया था। बरेली की बात करें दोस्तों, खान बहादुर खान थे। ये संपूर्ण बुंदेलखंड में यही एकमात्र नेता थे, मतलब पूरा बुंदेलखंड का जो लड़ाई है वो कौन चला रहे थे, खान बहादुर खां। इनको किसने, मतलब किस अंग्रेज ने इनका कुचला था, वहाँ के बरेली के विद्रोह को, तो बिशेंट आयर ने कुचला था। बात करें दोस्तों फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद उल्ला, जो मौलवी मोहम्मद उल्ला थे वो वहाँ के नेता थे, और उसको किसने कुचला है दोस्तों, टेलर एवं आयर ने कुचला था। मध्य भारत में बात करें तात्या टोपे देख रहे थे, और मेरठ में कौन था, कदम सिंह था। ये सब नेता थे दोस्तों 1857 की क्रांति के। अब देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो विद्रोह था वो असफल क्यों हो रहा था। क्या था दोस्तों, अंग्रेजों के पास था आधुनिक हथियार, और हमारे भारतीयों के पास क्या था, नए हथियार और गोले बारूद कम मात्रा में थे। सभी देशवासियों ने साथ नहीं दिया था, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे दोस्तों, उन्होंने भारतीय शासक और अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। जो कुछ भारतीय शासक थे और कुछ पढ़े लिखे लोग थे दोस्तों, वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। साथ ही साथ आधे भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आधों को क्या है, अब अपना रोजी रोटी कौन छोड़े, ज़्यादातर सिपाहियों ने क्या किया था, अपनी रोजी रोटी नहीं छोड़ी थी, मतलब आधे सिपाही इसमें भाग लिए थे। बहादुर शाह और जीनत महल को सिपाहियों पर भरोसा नहीं था। बहादुर शाह जफर को तो सम्राट घोषित कर दिया है, लेकिन इनको अपने सैनिकों पर ही भरोसा नहीं था कि हाँ ये जीत पाएंगे करके। वे ब्रिटिश अधिकारियों से हमेशा बातचीत करते रहते थे। मानसिंह जैसे तालुकदार कई बार अपनी वफादारी को चेंज किया था। मानसिंह एक तालुकदार हुआ करता था, वो कभी अंग्रेजों के पक्ष में जाता था, कभी सैनिकों के पक्ष में जाता था, ये भी था। जॉन लॉरेंस ने कहा था दोस्तों, अगर उनमें मतलब विद्रोहियों में से कोई एक भी योग्य निकलता तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब अंग्रेज 1857 में ही भारत से बेदखल हो गए रहते, ऐसा जॉन लॉरेंस ने कहा था, अगर एक भी योग्य नेता निकल जाता तो। सबसे पहले दिल्ली, जो कि 20 सितंबर 1857 का पतन हुआ था, हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, फिर उनको बर्मा भेज दिया गया था। ये पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये याद रखिएगा कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई है, तो 17 जून 1858 को क्या हुआ है, झांसी की रानी ने युद्ध क्षेत्र में प्राण गंवाए थे। झांसी की रानी कब मरी है दोस्तों, तो 17 जून 1858 को मर गई है दोस्तों। जनरल ह्यूरोज, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ह्यूरोज ने ऐसा कहा था। ह्यूरोज ने क्या कहा है दोस्तों, यह वह औरत सोई है यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये किसका कथन था दोस्तों, ह्यूरोज का कथन था। ह्यूरोज ने क्या किया था दोस्तों, झांसी की रानी को पराजित किया था।
तात्या टोपे, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति गुरिल्ला लड़ाई लड़ता था? तो कौन लड़ते था? तात्या टोपे। और अप्रैल 1859 तक ये गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे। एक जमींदार के धोखे का कारण क्या हुआ था? अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था और 18 अप्रैल 1859 को क्या किया गया था? इनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी कब हुआ है दोस्तों? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था। अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि 1857 में विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन था दोस्तों? पामस्टन था। और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 का अधिनियम पारित किया और कंपनी का जो शासन था अब वो समाप्त कर दिया। अब जो है शासन कौन करेगा? डायरेक्ट जो पार्लियामेंट के अंतर्गत आ गया था और ब्रिटिश का सम्राट के अंडर आ गया था भारत। गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, ये आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। वायसराय कैनिन ने इसको तूफान में तरंग रोध कहा है। 1857 की क्रांति को वायसराय कैनिन ने क्या कहा है दोस्तों? तूफान में तरंग रोध कहा है। एचिसन ने कहा था, इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। एचिसन का कथन था कि 1857 की क्रांति में हम लोगों ने क्या किया था? इस मिसाल में क्या किया है? मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या क्या कहा था करके 1857 की क्रांति के लिए। दोस्तों जो लॉरेंस सिले थे उन्होंने क्या कहा था? ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। लॉरेंस सिले ने क्या कहा था? ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है ये करके किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। टी.आर. होम्स ने कहा था, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। क्या था? ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा दोस्तों? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। W.C. मजूमदार अपने CGPSC 2016 में पूछा था इसी को दोस्तों। उन्होंने क्या कहा था? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? W.C. मजूमदार ने कहा था। ये अपनी CGPSC 2016 में पूछ चुका है। B.D. सावरकर ने कहा था दोस्तों, यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष था। B.D. सावरकर ने क्या कहा है दोस्तों इसको? यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष था। R.L. रीज ने कहा था, L.R. रीज ने कहा था दोस्तों, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध 1857 की क्रांति को किसने कहा दोस्तों? L.R. रीज ने।